नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिस एलेक्स पर। और आप जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आरओ की तैयारी करा रहे हैं। और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए आज का हमारा एक और इम्पोर्टेंट वीडियो हो जाएगा। और ये हो जाएगा पर्यावरण से संबंधित। और पर्यावरण की मिल जाती है ये मैराथन क्लास। इस मैराथन क्लास में आपको मिल जाते हैं टॉप 100 क्वेश्चन। टॉप 100 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पहले कई बार पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो पर्यावरण की मैराथन क्लास का। और यहाँ समझेंगे हम पहले क्वेश्चन के माध्यम से। पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है? खाद्य श्रृंखला का अंतः संबंध जटिल तंत्र कहलाता है। खाद्य श्रृंखला का अंतः संबंध जटिल तंत्र कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये कहलाया जाएगा खाद्य जाल। ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और एक एक क्वेश्चन को आपको देख लेना है। खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का कारण होता है। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका कीटनाशक। खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का कारण कीटनाशक हो जाता है। और ये क्वेश्चन बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य हो जाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कौन सा सत्य हो जाता है? तो सत्य हो जाएगा आपका दोनों ऊर्जा का प्रवाह एवं खनिजों का चक्रण। ठीक है, ये हो जाता है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है। और हम थोड़ा सा स्पीड से चलने वाले हैं क्योंकि ये मैराथन क्लास हो जाती है टॉप 100 क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय पारितंत्र का उपभाग नहीं है? स्थलीय पारितंत्र का उपभाग नहीं है तो ये हो जाता है सागरीय पारितंत्र जो है स्थलीय पारितंत्र का उपभाग नहीं है। और ये क्वेश्चन 2021 में ही आरओ की परीक्षा में आपसे पूछा गया है। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई है। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई है तो ये दी गई है एजी टांसले के द्वारा। ठीक है, एजी टांसले के द्वारा 1935 में इसको दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का श्रेय दिया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है एजी टांसले को। ठीक है, ये आपको याद रखना है और ये बार बार आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल फैला है? सर्वाधिक क्षेत्रफल फैला है पृथ्वी के। तो ये हो जाता है सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, ये सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र हो जाता है जो पृथ्वी का सर्वाधिक क्षेत्रफल फैला हुआ है। सबसे आगे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा हो जाएगा? सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र आपसे पूछा गया है तो ये हो जाता है सागरीय महातंत्र, सागरीय महासागर। सागरीय महासागर हो जाएगा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र। सबसे स्थायी पारितंत्र कौन सा हो जाएगा? सबसे स्थायी पारितंत्र आपसे पूछा गया है कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाता है समुद्री। समुद्री पारितंत्र जो है ये सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र हो जाता है। और ये भी क्वेश्चन आरओ की परीक्षा में ही पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल फैला हुआ है? सर्वाधिक क्षेत्रफल फैला हुआ है तो ये हो जाता है सामुद्रिक। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है और बार बार जो है यूपी पीसीएस इस क्वेश्चन को पूछता है। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है तो ये हो जाता है बेनेट के द्वारा। ठीक है, बेनेट के द्वारा किया गया है पारिस्थितिकी संक्रमण यानी इकोटोन का प्रयोग। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समुदाय कहलाता है तो ये हो जाता है संक्रमणिका यानी इसको इकोटोन भी कहा जाएगा। ठीक है, इकोटोन हो जाता है जो पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समुदाय कहलाया जाएगा। समुदाय का पूर्ण क्रम जो क्रम से एक निश्चित स्थान पर बदलता है वो क्या कहलाता है? जो निश्चित स्थान पर बदलता है उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाता है शेयर। शेयर कहा जाएगा जो समुदाय का एक पूर्ण क्रम हो जाता है, जो क्रम से एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसको शेयर कहा जाएगा।
और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। और इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। और इससे पहले आप आर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको टॉपिक वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे और वहाँ जो है मैराथन भी आपको मिल जाती है सभी विषयों की। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा पोषक तत्वों का गुजरना विभिन्न घटकों से? तो ये हो जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायन चक्र कहा जाएगा जब विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना होगा। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल क्या हो जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा हो जाता है पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल। और ये क्वेश्चन भी आपसे आर की परीक्षा में ही पूछा गया है। वर्तमान जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा हो जाती है? ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है समपोषीय विकास। ये हो जाता है समपोषीय विकास। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो ये हो जाता है यह एक बंद तंत्र है। और ये क्वेश्चन जो है आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, पहले भी पूछा जाता रहा है और अब की बार भी ये क्वेश्चन जो है ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का, ठीक है। और ये बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सम पारिस्थिति के लिए सही है? सही कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो सही हो जाता है इसमें से यह जैव समुदाय के जटिल पारस्परिक संबंधों का अध्ययन हो जाता है, ठीक है। ये हो जाता है समपारी स्थिति। समुदाय का संयोजन समुदायों का संयोजन संगठन व विकास का उसके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ये हो जाता है समपारी स्थिति की, ठीक है। समपारी स्थिति की हो जाता है समुदाय का संयोजन संगठन और उसके विकास के पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या हो जाएगा? जीव और वातावरण पारिस्थितिकी के बीच जो है पारस्परिक संबंधों का अध्ययन हो जाता है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन जो है आर की परीक्षा में ही पूछा गया है। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इस वीडियो में आपको टोटल 100 क्वेश्चन मिल जाते हैं और ये मैराथन हो जाती है 100 क्वेश्चन की। पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाता है जैवमंडल, ठीक है। जैवमंडल हो जाएगा पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र। निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी मानव द्वारा रूपांतरित हो जाती है? मानव द्वारा रूपांतरित हो जाती है तो ये हो जाती है कृषि भूमि। कृषि को मानव द्वारा रूपांतरित कर दिया जाता है। और इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे 12 महीने का नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको उत्तर प्रदेश जनवरी से दिसंबर मैराथन क्लास मिल जाएगी और इसमें करंट अफेयर मिल जाता है 2023 का उत्तर प्रदेश का। और ये पिछले 12 महीने का संपूर्ण करंट अफेयर हो जाता है और इसमें लगभग आपको 250 से 300 के आसपास तक क्वेश्चन मिल जाते हैं। भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिक क्षेत्रों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं है? दक्षिण पश्चिमी घाट ये आर्द्रवन हो जाएगा और तराई द्वार ये आपका चौड़ी पत्ती वाले वन मिल जाते हैं। कच्छ के रण में घास के प्रदेश हो जाते हैं और पूर्वी दक्कन पठार ये आर्द्रवन नहीं मिलेगा, ये आपका हो जाता है गलत। पूर्वी दक्कन पठार में मिल जाते हैं आपको शुष्क सदाबहार वन, ठीक है। शुष्क सदाबहार वन मिल जाते हैं आपको पूर्वी दक्कन के पठार में। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी आपका सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित वृक्षों में कौन सी पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? पारिस्थितिकी मित्र नहीं है तो ये हो जाता है यूकेलिप्टस। और ये भी क्वेश्चन बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है कौन सा, ये आपसे पूछा गया है। सुमेलित कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है सुमेलित हरे पौधे
जो है पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। और बाकी सभी जो है ये गलत हो जाते हैं। आपसे पूछा है कौन सा सुमेलित है, तो सी आपका हो जाता है सुमेलित। और यहाँ आप देख सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के ये घटक हो जाते हैं, जैविक घटक हो जाता है और एक आपका अजैविक घटक हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जैविक घटक में आपके उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आ जाते हैं। और अजैविक घटक में आपके भौतिक कारक हो जाते हैं और एक अकार्बनिक कारक हो जाते हैं। इनमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। कार्बनिक कारक, भौतिक कारक और अकार्बनिक कारक। इसमें अकार्बनिक की बात करें, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपके जल, मिट्टी, खनिज आ जाते हैं। कार्बनिक में आपके प्रोटीन, वसा आ जाती है। और भौतिक कारक में आपके तापमान, प्रकाश और स्थलाकृति आ जाती है, ठीक है। ये पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो उत्तरदायी नहीं है? तो ये हो जाता है पोषण स्तरों की कम संख्या, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में कौन एक कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? तो ये हो जाता है लकड़ी काटना। लकड़ी काटने से पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ता है। और ये क्वेश्चन भी आर की परीक्षा में ही पूछा गया है। किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? वार्षिक उत्पादन हो जाता है न्यूनतम, वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाता है गहरे सागर में। गहरे सागर में वार्षिक जो उत्पादन होता है ये आपका न्यूनतम हो जाता है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस प्रकार का आंदोलन का नारा है? यह किस आंदोलन का नारा है? तो ये हो जाता है चिपको आंदोलन का। चिपको आंदोलन का नारा हो जाता है पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या हो जाएगी? पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई, तो ये हो जाती है भूमंडलीय हेक्टेयर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है आर की परीक्षा में ही पूछा गया है। झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के प्रचुरण की प्रक्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं इसकी प्रक्रिया को? तो ये हो जाता है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन हो जाएगा झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के प्रचुरण की प्रक्रिया को। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक हो जाएगा? कौन उत्पादक घटक हो जाएगा? तो ये हो जाता है हरे पौधे। हरे पौधे जो है ये उत्पादक घटक हो जाते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों के। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाता है अर्निस्ट नेस। अर्निस्ट नेस के द्वारा डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। पारिस्थितिकी निकेत यानी आला की संरचना को प्रतिपादित किया था। किसने इसको प्रतिपादित किया है? तो ये हो जाते हैं ग्रिनेल्स। ग्रिनेल्स के द्वारा निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित किया गया है। पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हो जाते हैं? कौन से कथन सही हो जाएंगे? तो ये हो जाते हैं यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकते हैं। तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है। और प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान हो जाता है, ये भी करेक्ट हो जाता है। तो इस हिसाब से दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। और दोनों करेक्ट दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर बी में। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है? ऊर्जा बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी या घट बढ़ सकती है? तो ये हो जाता है ऊर्जा घटती है, ठीक है। ऊर्जा घटती है और इसका जो नियम है ये दिया गया था लिंडेमैन के द्वारा। एक स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर मात्रा जो है 10% ही ऊर्जा जो है हस्तांतरित होती है, ठीक है। ये दिया गया था लिंडेमैन के द्वारा 10% का नियम, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और ये भी क्वेश्चन आपसे आर की परीक्षा में ही पूछा गया है। किसी पोषक स्तर को अपने पूर्व स्तर से लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा मिलती है? जब एक स्तर से दूसरे स्तर में जाएगा तो केवल, यहाँ 100% है तो यहाँ केवल उसकी 10% ही पहुँच पाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत,
तो ये हो जाता है सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा हो जाएगा निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपरोक्त में से सही कथन भी आपको चुनना है, कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाता है स्वयंपोषी स्तर पर उत्पादक को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। बिल्कुल, प्राथमिक उत्पादक कहा जाएगा स्वयंपोषी को। और द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से होता है। द्वितीय उत्पादकता का जो संदर्भ है परपोषी यानी विषम पोषण स्तर के उत्पादन से हो जाता है। ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। तो दोनों आपके यहाँ करेक्ट दिए गए हैं और दोनों करेक्ट दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, एक और दो दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव हो जाता है। फूड चेन में मानव है तो ये हो जाता है प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। ये आपका हो जाता है मानव खाद्य श्रृंखला में। सर्वभोजी के ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा। सर्वभोजी के ऊर्जा का स्रोत तो ये हो जाता है प्राथमिक उत्पादक एवं उपभोक्ता ये और मांसभक्षी। ये सर्वभोजी के ऊर्जा का स्रोत हो जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषक स्तर हो जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषक स्तर प्राप्त है, किसको प्राप्त हो जाता है। तो ये हो जाता है सर्वहारी को। ठीक है, सर्वहारी को पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त हो जाता है। पारिस्थितिक तंत्र के निम्नलिखित में से कौन सा घटक जैव तथा अजैव जगतों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। मध्यस्थ की भूमिका कौन निभाएगा। तो ये हो जाते हैं वियोजक। ठीक है, वियोजक हो जाते हैं जो मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नांकित अनुक्रम में बढ़ता है। किस अनुक्रम में बढ़ता है। तो ये हो जाता है जल पादप, घोंगा, मछली और पक्षी। ठीक है, इस क्रम में जो डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर इस अनुक्रम में बढ़ जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, जैव भू रासायनिक तंत्र कहा जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र में। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या हो जाती है। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है जल चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड तो ये हो जाता है सदैव सीधा। ठीक है, सदैव सीधा हो जाता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड। निम्नलिखित में कौन अधिकतम कार्य कुशल पूर्वक और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाता है क्लोरेला हो जाता है जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। निम्नलिखित में कौन सा जीव अपने भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है। कौन हो जाए जो निर्मित करता है। तो ये हो जाता है रबर का पौधा। रबर का पौधा हो जाता है जो जीव अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम हो जाता है। जैविक पदार्थ अधिकतम हो जाएगा। तो ये हो जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हो जाते हैं। कौन से कथन हो जाएंगे सही, ये आपको बताना है। यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों आपके हो जाते हैं करेक्ट और दो दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में। एक और दो दोनों आपके सही हो जाते हैं। इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य हो जाएगा। इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य हो जाएगा। तो ये हो जाता है सत्य उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। ठीक है, उत्पादक ज़्यादा होंगे और प्राथमिक उपभोक्ता कम होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषण जल मिलता है। किस देश में मिलता है आर्सेनिक प्रदूषित जल।
तो ये हो जाता है बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में मिलता है और ये क्वेश्चन जो है बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोइथेन यानी डीडीटी एक है। ये डीडीटी क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है अजैव अपघटनीय प्रदूषक। ठीक है, डीडीटी हो जाता है। हाइड्रोजन सल्फर प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फर प्रदूषक का मुख्य स्रोत हो जाता है सड़ते हुए वनस्पति एवं पदार्थ। ठीक है, और ये क्वेश्चन आर की परीक्षा में ही पूछा गया है। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं 2021 में ही जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मापक होता है। क्या मापक हो जाएगा ऑक्सीजन डिमांड का? तो ये हो जाता है जल में उपस्थित ऑक्सीजन की जो है ये जांच करता है बीओडी। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से घनत्व मापन में होता है। इसके घनत्व मापन में होता है रिंगलमैन स्केल का प्रयोग। तो ये हो जाता है धुएं के मापन में प्रयोग होता है रिंगलमैन स्केल का। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का सूचक हो जाता है? वायु प्रदूषक का सूचक हो जाता है तो ये हो जाता है लाइकेन। ठीक है, लाइकेन हो जाता है वायु प्रदूषक का सूचक। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है तो ये होता है ताप विद्युत संयंत्र से। वायु गुणवत्ता सूचकांक को सामान्यतः PM10 अथवा PM2.5 से संदर्भित किया जाता है। इसमें PM अक्षरों का अर्थ क्या है? PM अक्षरों का अर्थ आपसे पूछा गया है तो ये हो जाता है कनिका पदार्थ। ठीक है, कनिका पदार्थ इसको कहा जाता है। और इसकी अगर फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है पीएम की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? तो ये हो जाती है पार्टिकुलेट मैटर्स। ठीक है, ये पार्टिकुलेट मैटर हो जाती है और इसको कनिका पदार्थ कहा जाएगा। धुआं यानी स्मोक आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये हो जाता है नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक हो जाता है? कौन द्वितीयक प्रदूषक हो जाता है? तो ये हो जाता है स्मोग। स्मोग एक द्वितीय प्रदूषक हो जाता है। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? क्या पैदा करती है पराबैंगनी किरणें? तो ये हो जाता है ओजोन। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से ओजोन को पैदा करती है। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि हो जाती है? यंत्रीय विधि कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाती है साइक्लोन डिवाइडर। ठीक है, साइक्लोन डिवाइडर एक यंत्रीय विधि हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है तो ये हो जाता है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन हो जाएगा जो वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। कोयला पेट्रोल डीजल आदि का दहन मूल के स्रोत क्या हो जाएगा? मूल स्रोत आपसे पूछा गया है तो ये हो जाता है वायु का प्रदूषण। इनके जलने से वायु का प्रदूषण हो जाता है। भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा स्रोत हो जाता है परिवहन खंड। ठीक है, परिवहन खंड हो जाएगा भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का। तेजाब वर्षा यानी एसिड रेन पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। किसके प्रदूषण से हो जाती है एसिड रेन? तो ये हो जाती है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाई के मिलने से। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है नॉर्वे में। और ये कई बार क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हो जाते हैं? भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक तो ये हो जाते हैं आर्सेनिक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन एक निम्नकरणीय डिग्रेडेबल प्रदूषक हो जाता है? कौन हो जाता है निम्नकरणीय प्रदूषक? तो ये हो जाता है घरेलू वाहित मल। ये आपका निम्नीकरणीय प्रदूषक हो जाता है।
किस स्तर पर डेसिबल से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। तो ये हो जाती है 80 डीबी से ऊपर की। 80 डेसिबल से अधिक तीव्र ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु प्रयोग किया जाता है डेसिबल इकाई का। निम्नांकित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण हो जाता है? कौन हो जाता है नॉइस पोल्यूशन का कारण? तो ये हो जाते हैं जेट उड़ान। जेट उड़ान अधिक जो है ध्वनि प्रदूषण के कारण हो जाते हैं। और यहाँ दिया गया है किसकी जो है कितनी ध्वनि होती है। भारी ट्रक यातायात की बात करेंगे 80 डीबी हो जाती है। जेट इंजन की हो जाती है सबसे ज़्यादा 140 डीबी। ऑर्केस्ट्रा 100 डीबी हो जाता है और निर्वाचन की जो सभाएं होती है वो 90 डीबी तक हो जाती हैं। किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है तो ये हो जाता है ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। मानव जनित जो पर्यावरण प्रदूषण है वो क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं एंथ्रोपोजोनिक। एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं मानव जनित प्रदूषण। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण तो ये हो जाता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। निम्नलिखित में कौन सा एक बहुलक जैव निम्नीकरणीय किया जा सकता है? जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाता है पीवीसी। पीवीसी को जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता और ये भी क्वेश्चन जो है आपसे आर एरो की परीक्षा में ही पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक हो जाता है? जैव अपघटनीय प्रदूषक हो जाता है तो ये हो जाता है सीवेज। सीवेज हो जाता है जैव अपघटनीय प्रदूषक। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है तो ये हो जाता है मृदा प्रदूषण भी होगा, जल प्रदूषण भी होगा और वायु प्रदूषण भी होगा। और इस हिसाब से डी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। स्वचालित वाहनों से निर्वातक सबसे अविषालु धातु प्रदूषक हैं। अविषालु धातु प्रदूषक हो जाएंगे तो ये हो जाते हैं लेड। लेड हो जाता है सबसे अविषालु धातु प्रदूषक। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय हो जाता है? जैव निम्नीकरणीय हो जाता है आपका रबर। ठीक है, जैव निम्नीकरणीय आपका रबर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा हो जाता है? प्रदूषण संकेतक पौधा हो जाता है तो ये हो जाता है लाइकेन। ठीक है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है लाइकेन। ठीक है, लाइकेन हो जाता है प्रसिद्ध उदाहरण जैविक सूचक का। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? प्रदूषण युक्त वायुमंडल को किसके द्वारा स्वच्छ किया जाएगा? तो ये हो जाता है वर्षा के द्वारा। वर्षा के द्वारा स्वच्छ किया जाता है वायुमंडल को। निम्न में से कौन द्वितीयक वायु प्रदूषक हो जाएगा? द्वितीय वायु प्रदूषक हो जाता है तो ये हो जाता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड हो जाता है द्वितीय वायु प्रदूषक। जिस शहर में मोटर गाड़ियों की संख्या अधिक होती है वहां पर निम्न में से कौन सी धातु द्वारा वायु प्रदूषण फैलता है? कौन सी वायु के द्वारा वायु प्रदूषण फैलेगा वहां पर? तो ये हो जाता है सीसा। सीसे के द्वारा जो है वहां वायु प्रदूषण फैल जाता है। निम्नलिखित में कौन प्रदूषण वृद्धि के लिए उत्तरदायी हो जाता है? कौन प्रदूषण वृद्धि के लिए उत्तरदायी हो जाता है? तो ये हो जाता है उपरोक्त सभी हो जाएंगे। औद्योगिक कारण हो जाएगा, शहरीकरण और जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगा और वनों का ह्रास भी हो जाता है। ग्रीन केमिस्ट्री का अर्थ वह अभिक्रियाएं हैं जो, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाता है घातक रसायनों के उत्पादन और उपयोग में कमी लाती हैं। ठीक है, ग्रीन केमिस्ट्री उसी को कहा जाएगा जो वो अभिक्रियाएं जो घातक रसायनों के उत्पादन और उपयोग में कमी लाएंगी।
सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के लिए मुख्य संकेतक पौधा है। मुख्य संकेतक पौधा ये हम आपको बता चुके, ये आपका लाइकेन हो जाता है। निम्नलिखित ईंधनों में कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषक उत्पन्न करेगा? कौन हो जाता है जो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करेगा? तो ये हो जाता है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो ये भी जो है आपका हो जाता है हाइड्रोजन। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो ये हो जाता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है? कौन हो जाता है जो पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करेगा? तो ये हो जाती है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करती है। निम्नलिखित में कौन से जीव समूह की सर्वाधिक जैव विविधता हो जाती है? जैव विविधता सर्वाधिक हो जाती है, वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है कवक। कवक की जीव समूह की सर्वाधिक जैव विविधता हो जाती है। निम्नलिखित में कौन एक भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? हॉटस्पॉट कौन हो जाएगा जैव विविधता का? तो ये हो जाता है भारत म्यांमार क्षेत्र। भारत म्यांमार क्षेत्र हो जाता है जैव विविधता का हॉटस्पॉट। निम्नलिखित में कौन एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? कौन हो जाएगा जो इनमें से हॉटस्पॉट नहीं है? तो ये हो जाता है विंध्यन। विंध्यन जो है ये हॉटस्पॉट नहीं है बायोडाइवर्सिटी का। निम्नलिखित में कौन एक भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट हो जाता है? कौन हो जाता है भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट? तो ये भी आपका हो जाता है भारत म्यांमार क्षेत्र। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन 2-3 बार जो है आपकी परीक्षाओं में देखा गया है और इसको एज इट इज उठाकर आपको अगली बार पूछ लिया जाता है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाता है पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट हो जाएगा जैव विविधता संपन्न क्षेत्र। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं हॉटस्पॉट? तो ये हो जाता है पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट, ये हो जाते हैं हॉटस्पॉट। और ये भी जो है क्वेश्चन बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा हो जाएगा? संतृप्त क्षेत्र कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाता है पश्चिमी घाट। और ये आज का हमारा हो जाता है लास्ट क्वेश्चन। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इससे पहले अगर आपको बाकी वीडियो हमारे देखना है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको टॉपिक वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार।